नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। हम आपको बताएंगे कि आज सियासत के जो दिग्गज हैं वो कहां पर प्रचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही तीसरे चरण के लिए जो नामांकन है वो शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण की बात करें तो 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 मई को मतदान होना है और उससे पहले आज का दिन अहम नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें आएंगी, जहां तमाम उम्मीदवार पूरे दल बल के साथ पर्चा भरेंगे। तो आइए समझते हैं कि तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जो शुरुआत से होगी और इसके बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। तीसरा चरण है, नामांकन की शुरुआत आज के दिन से है। कब तक नामांकन होगा? 19 अप्रैल तक, और नामांकन की जांच 20 अप्रैल तक, और नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 अप्रैल होगी और इलेक्शन होगा 7 मई 7 मई को। यह है तीसरे चरण की रूपरेखा। इसीलिए ये तीसरा चरण आज और नॉमिनेशन के लिहाज से अहम रहेगा। कहाँ ये चुनाव होना है तो देखिए, राज्यों की अगर डिटेल्स की आप बात करें तो बिहार की 5 सीटों पर, असम में 4 सीटों पर, छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर, और दमन दीव की 1, दादर नागर हवेली की 1, गोवा की 1, गुजरात की सभी 26 सीटों पर, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर, कर्नाटक की 14 सीट पर, और कुल मिलाकर के देश के अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 10, पश्चिम बंगाल की 4, कुल ये रहे 94 सीटों की रूपरेखा, जहां देश में वोटिंग 7 मई को होगी। नॉमिनेशन की शुरुआत आज से होनी है। तो ये तीसरे चरण का रण है। कहां लड़ाई होगी ये आपके सामने है। तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए चुनाव की प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन चुनाव प्रचार वो जोरों पर है। पहले चरण के लिए मतदान के लिए 7 दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के दिग्गज आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनावी कुरुक्षेत्र में प्रचार में उतरे हैं। पीएम मोदी आज उधमपुर, बाड़मेर में चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद, मदुरई में रैली करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहेंगे, महाराष्ट्र में जनसभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उत्तराखंड में रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कैराना, सहारनपुर में हुंकार भरेंगे। वहीं विपक्ष की बात कर लीजिए, राहुल गांधी तमिलनाडु में 2 रैलियां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में 2 जनसभाएं करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीलीभीत में चुनाव प्रचार करेंगे। तो पक्ष और विपक्ष कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरीके से जनता से वोट अपील करने वाले हैं, आज के दिन ये सारा शेड्यूल सामने है। तो देश में चुनाव के लिहाज से 2 बड़े सर्वे सामने आए हैं। दिल्ली में केजरीवाल के जेल जाने के बाद एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की बात करें, पहला सर्वे है ये, जहां दिल्ली की जनता इस मुद्दे पर क्या कहती है, जबकि दूसरा सर्वे देश के चुनावी मुद्दों पर है। जनता वोट डालने जाएगी तो अपने जहन में किन मुद्दों के साथ जाएगी, वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव के लिए लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं, इन सारे सवालों के जवाब देती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने। क्या चुनाव के लिए मोदी का माइंड गेम शुरू हो गया? हार्ड टास्क मास्टर मोदी क्या 4 जून को चुनाव के टॉपर बन पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी का गेम ऑफ इलेक्शन क्या तीसरी बार पक्का सिलेक्शन? रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले, एनालिसिस और सर्वे दिखाने से पहले ये वीडियो क्लिप जरूर देखें। पीएम हाउस में इस बार की गैदरिंग अलग थी। मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप खिलाड़ियों को बुलाया, सारे के सारे नौजवान, वो लोग जिनकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग मिलियंस में है। बस फिर क्या था, शुरू हो गया शानदार इंटरैक्शन टेक्नो सेवी मोदी और गेमर्स के बीच। स्वागत है आप सबका।
घबरा रही हूँ। अच्छा, होने दीजिए। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं। सर RMG और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। सवाल कुछ और, इतने बिजी शेड्यूल के बीच मोदी ने भारत के टॉप गेमर्स के साथ मीटिंग क्यों की? क्या गेमर्स से मीटिंग का मकसद युवाओं को चुनावी मैसेज देना है? क्या इस बार युवाओं का वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है? क्या अब गैर पारंपरिक अप्रोच के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी है, या फिर नए सर्वे आने के बाद स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ? 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद। सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर किसी बल्लेबाज की टाइमिंग खराब चल रही हो तो तेजी से रन तो नहीं बना पाता है और आउट भी जल्दी हो जाता है। ये फॉर्मूला पॉलिटिक्स में और खास तौर पर चुनाव पर बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री और गेमर्स की बातचीत का ट्रेलर जिस वक्त रिलीज हुआ उस दौरान नए सर्वे ने देश का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। वो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी। एक तरफ एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिल्ली का मूड जानने की कोशिश की, वीकली सर्वे की नई सीरीज सामने आई, तो दूसरी तरफ चुनावी मुद्दों पर जनता की राय। और ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में सियासी संकट बढ़ता दिख रहा है। केजरीवाल जेल में हैं और उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। कोई कहता है पार्टी तोड़ने की तैयारी है, तो कोई कह रहा है जनता के सामने सब कुछ है। मगर मोदी पर विरोधियों ने क्या कहा और मोदी का क्या जवाब आया? हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। बात जेल तक पहुंच गई, करप्शन का इशू भी सामने आ गया। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या वाकई ये मुद्दे जनता को अपील करते हैं? क्या इस आधार पर जनता बटन दबाती है जब वो वोट करने के लिए जाती है? उसके दिमाग में क्या होता है? असल मुद्दे जनता के होते क्या हैं? इसकी भी पड़ताल जरूरी है मोदी फैक्टर में। बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और जल पानी जो बड़ा संकट बनता जा रहा है दिल्ली में, जिस पे शायद नज़र कम जा रही है लोगों की। दिल्ली जैसे शहर में पानी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। बेरोजगारी, स्वास्थ्य और जितनी भी जनता के मुद्दे होते हैं उन्हीं को लेकर चुनाव होता है, तो ये मुद्दा है ही। शिक्षा जो है मेन चीज़, और साफ सफाई पे ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ जो है थोड़ा कम है। पानी की भी बड़ी समस्या, पीने का पानी कई दिनों तक नहीं आता। जो सप्लाई का पानी है, गाड़ी भी आती है तो हम लोग तो गाड़ी पे नहीं जाते, लेकिन गाड़ी वालों को परेशानी है जो पानी आता है। केजरीवाल जी का तो बहुत यहाँ पे बेकार ही रहा है। जब से उनकी सरकार आई हुई है, ना कूड़े, पानी, व्यवस्था, सारा कुछ यहाँ बेकार हो चुका है। वैसे तो ये एमसीडी के अंडर में ये एमपी का चुनाव हो रहा है, इनसे लेना देना नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि केजरीवाल की सरकार यहाँ से ना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बेरोजगार नहीं है, कमाओ खाओ, बढ़िया ऐश करो, मौज लो। कोई बेरोजगार नहीं है। कौन कहता है कि इसके पास पैसे नहीं है? सबके पास पैसे है। एक रिक्शा चलाने वाला उसके पास भी लाख रुपए है। आप कैसे कहते हैं बेरोजगारी है? बेरोजगारी इतना महंगा है, इतना बेरोजगारी बढ़ गई है तो आदमी क्या करेगा? आप जिंदगी में आधा से जो कोरोना से पहले जितना नहीं था, उससे पहले तो उससे ज़्यादा आपका ये हो चुका है। चुनाव में तो जनता ही जनार्दन, जिसे चाहे जिता दे, जिसे चाहे कुर्सी से उतार दे। बहरहाल जनता की बातों के बीच सर्वे की फाइंडिंग्स भी समझ लीजिए। सीएसडीएस ने सर्वे किया है ये पता लगाने के लिए कि चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। पता यह चला कि 27% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 23% लोग महंगाई को बड़ा इशू मानते हैं। 13% लोगों के लिए डेवलपमेंट काफी अहम है, जबकि सिर्फ 8% लोगों को ही लगता है
कि इस बार करप्शन और राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेंगे। हिंदुत्व, इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय छवि और आरक्षण जैसे मुद्दों को अहम मानने वाले सर्वे में सिर्फ 2% लोग। जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। यानी बीजेपी जिस राम मंदिर को चुनाव का मेन मुद्दा बता रही है, जिसे हर रैली में प्रमोट और प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जब बीजेपी की लीडरशिप ऊपर से नीचे तक राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रही है, उन्हें राम विरोधी बताती है, तब ये सर्वे कहता है कि सिर्फ 8% लोगों को ही लगता है कि ये चुनाव का अहम मुद्दा हो सकता है। उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ऐसे पाप को माफ किया जा सकता है क्या? इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? खैर, सर्वे की बात तो अलग है, लेकिन क्या वाकई ये सारी बातें मायने रखती हैं? क्या वाकई लोग जब वोट देने घर से निकलते हैं तो उन्हें ये सब चीजें याद रहती हैं? गैस का सिलेंडर हो या करप्शन या फिर बेरोजगारी दिखाई देती है, या फिर उन्हें राम मंदिर, नेता, जाति और धर्म दिखता है? क्या इसी पर वोट पड़ते हैं? आखिर देश के चुनावी मुद्दों का सच क्या है? व्यक्ति वोट देने जाता है तो उसकी बड़ी पसंद पार्टी होती है। पार्टी के आधार पर देश के कम से कम 65% मतदाता वोट डालते हैं। उस वक्त पार्टी को जब वो नज़र में रखते हैं, उस वक्त वो ये नहीं देखते कि उस किस जाति का उम्मीदवार है, क्या उन्होंने मुद्दे उठाए थे। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी संख्या में देश का मतदाता पार्टी को नज़र में रख के वोट डालते। जाति, धर्म, ये सब कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे रह जाती है। मैं ये नहीं कह रहा जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं डालते, लोग जाति, धर्म और मुद्दों के आधार पर भी वोट डालते, लेकिन ऐसे मतदाता बहुत कम हैं जो जाति, धर्म और मुद्दों के आधार पर वोट डालते। उम्मीदवार को देखकर वोट डालने वालों की संख्या तो और भी कम है। एक्सपर्ट्स की अपनी राय है, अपनी सोच है, लेकिन ये सही है कि इस बार पेपर लीक जैसे मुद्दे युवाओं के लिए मुश्किलें लेकर आए। सवाल है कि सरकार की अप्रोच क्या है, कैसी है, विजन क्या है? क्योंकि देश में 37 करोड़ 14 लाख युवा हैं, इनमें 21.5 करोड़ वोटर हैं। सरकार ने युवाओं से जुड़ने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी, 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, नेशनल क्रिएटर अवार्ड जैसे कदम उठाए। एक सर्वे के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41%, जबकि कांग्रेस को 19% युवाओं के वोट मिले। हालांकि कांग्रेस भी कहती है कि फोकस नौजवानों पर है, इसलिए हर रैली में बेरोजगार, छात्रों समेत दूसरे मुद्दे उठाए जाते हैं। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, धन दोनों के पास उतना ही। नरेंद्र मोदी जी ने किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, किसी स्टूडेंट का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूर का 1 रुपया माफ नहीं किया। मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। एक सर्वे से निकलकर अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में भी गर्मी के साथ साथ सियासी तपिश बढ़ रही है। केजरीवाल के जेल वाले एपिसोड के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने दिल्ली का मूड जानने की कोशिश की। जनता किसके साथ है और किसके खिलाफ? जब दिल्ली के लोगों से बातचीत की गई, पूछा गया उनसे सवाल कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो उस लिहाज से, वोट प्रतिशत के लिहाज से अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एनडीए के पक्ष में 56% लोग हमें नजर आए, इंडिया अलायंस के पक्ष में 38% लोग नजर आए वोट डालते हुए, और अदर्स ऐसा कहना था 6% लोगों का। एक और इसी में सर्वे, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते का यह सर्वे है, और हफ्ते भर में बीजेपी का ग्राफ जहां था वहीं है, जबकि गौर कीजिएगा विपक्षी गठबंधन यानी आप और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 1% तक बढ़ा है।
वो कैसे बढ़ा है जरा वो भी आप समझ लीजिए। 1 अप्रैल को जहां एनडीए के खाते में 56% वोट जाता हुआ नजर आ रहा था, वहीं 8 अप्रैल को भी यह 56% रहा, जबकि इंडिया अलायंस को फायदा होता नजर आ रहा है। 37% से 1% उनका वोट बढ़ गया और अदर्स का वोट 1% कम हो गया है। मतलब यह कि हफ्ते भर में इंडिया अलायंस का वोट 1% बढ़ता दिखाई दिया। तो क्या केजरीवाल के साथ इमोशनल सिंपैथी जुड़ने लगी है? क्या 7 सीटों पर स्कोर कार्ड बदलेगा? जनता क्या मानती है? जेल में जाने से या घर में घुसने से कोई सरकार थोड़ी नहीं चलेगी। अब जेल में चले गए तो कोई दूसरा आएगा, दूसरा चलाएगा, वो जेल से तो सरकार चलेगी नहीं। वो तो ऐसे आंदोलन से निकल कर आए हैं जहां उन्होंने ये लोगों को स्पष्ट किया था कि मुझे ना कुर्सी चाहिए, मेरी पार्टी, मैं कुर्सी के लालच, हम लोग कुर्सी के लालची नहीं हैं, तो उन्हें पद का त्याग कर देना चाहिए और जो न्यायपालिका करे उसका इंतजार करना चाहिए। जी देखिए, वो जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, मैटर ही नहीं करता ये, क्योंकि वो काम ना उनको करना है ना उनको कुछ करना है। सिर्फ एक फ्री का मॉडल दे दिया है कि बस फ्री में ये दे दो, वो दे दो, एक भीड़ लगा दो और बस अपने वोटों को ले लो, और इसके अलावा उनको कुछ ना करना आता है, ना कुछ उन्हें मतलब करने की ना उनकी नीयत है। वैसे जब से केजरीवाल जेल गए हैं, तब से उनकी पार्टी पर टूट का खतरा बढ़ गया। केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद इस्तीफा दे चुके हैं। केजरीवाल की पार्टी कहती है कि उन्हें ईडी का डर दिखाया गया, जबकि बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की गिरती साख से कनेक्ट कर रही है। जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजा, जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजने में मदद की, उस समाज के काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं करने दिए जा रहे थे, मैं बहुत क्षुब्ध था। हाई कोर्ट ने जिस तरह से कैटेगरिकली एक एक चीज करके खोली, तो वो चीज लोगों को समझ आती है। बात ये नहीं कि मुझे क्या समझ आ रहा है, बात होती है मेरे लोगों को क्या समझ आ रहा है। मेरे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसको गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी का इरोजन, यानी उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है। अन्ना हजारे की टिप्पणी से लेकर उनके अपने मंत्री के त्यागपत्र तक, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो अनर्गल आरोप पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी, ये नाम और इस नाम की कहानी सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठना वाजिब है कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ ऐसा कौन सा सिस्टम काम करता है जहां वो जाते हैं हीरो बन जाते हैं। बाड़मेर के विधायक हैं, सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन गुजरात हो या हैदराबाद, भीड़ ऐसी जुटती है मानो सालों से वहीं की राजनीति करते चले आए हों। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रविंद्र सिंह भाटी के यहां तक पहुंचने की कहानी क्या है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पिछले साल अक्टूबर महीने की हैं, जब पूरे तामझाम के साथ युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी में शामिल किया गया था। चर्चा तो यहाँ तक थी कि बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से उतार सकती है। हालांकि भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हुआ ये कि सरदारपुरा तो क्या, रविंद्र भाटी को बीजेपी ने शिव विधानसभा सीट से भी टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि रविंद्र भाटी ने बीजेपी से बगावत कर दी और फिर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वो मैदान में उतर गए। 26 साल के रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। साहब, वहाँ पे एक डीएनपी एरिया है जहाँ के 80 गांवों में आज तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष भी आया, विपक्ष भी आया, पर हमारे उन लोगों को कभी टावर तक नहीं दिया गया। शिक्षा और चिकित्सा रही तो बात ही छोड़ दो, अगर कहना बुखार आवे तो 100 किलोमीटर पहले कोई हाथ जालन वालों को नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं था। रविंद्र भाटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। छात्र संघ चुनाव में जब एबीवीपी ने उन्हें नहीं चुना तो रविंद्र भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर पड़े और फिर यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले वो पहले छात्र नेता बने। यानी पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता,
फिर निर्दलीय विधायक बने और इसके बाद रविंद्र भाटी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। आप रो टाबर चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो और आप री ये लाखों री संख्या में ना आयो रे ये जनसैलाब तय कर दियो है कि आने वाली 26 तारीख रा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा री जनता एक नयो इतिहास लिखने वाली है। रविंद्र भाटी बाड़मेर की गलियों से होते हुए जयपुर और दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का चेहरा बन गए। भाटी ने बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आगामी 4 तारीख रो आप रो भाई रविंदर, आप सब 36 कौम की जन भावना न देखते हुए नामांकन भरण जाल करो। रविंद्र भाटी ने नामांकन के लिए लोगों का आह्वान किया था और तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि भाटी जिस दिन बाड़मेर सीट के लिए नामांकन भर रहे थे उस दिन शहर में पैर रखने की जगह नहीं बची थी। रविंद्र भाटी ने 1 लाख लोगों की भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। रविंद्र भाटी के नाम का सियासी कांटा बीजेपी को जरूर चुभ रहा होगा, क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतार रखा है। मैंने कहा चुनाव है और चुनाव के अंदर किसी को भी कमजोर नहीं आका जा सकता। चुनाव के अंदर जनता जिसके साथ होती है, जनता जनार्दन है और मुझे पिछली बार भी जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।